बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था कल, हाउ टू लिव टू बी 200, ठीक है। और आज हम लोगों ने हाफ़ चैप्टर उसको कवर कर लिया है, नेक्स्ट हाफ़ जो रह गया है। तो कल ऑथर जो है वो हमें ये बता रहे थे कि अगर आप एक अच्छी बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, क्वेश्चन किया था उन्होंने कि आप ऐसा करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो उसका जवाब जो है हम आज के बकाया चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देन कट आउट ऑल दिस नॉनसेंस, कट इट आउट। यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि फिर तमाम बकवासियात या जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इससे पहले चैप्टर में, वो उसको बकवास या नॉनसेंस करार दे रहा है, ठीक है, कि उसको कट आउट कर दें, उसको आप बंद कर दें। तो यहाँ पर नॉनसेंस का मतलब क्या है, बकवास, और कट आउट का मतलब क्या है, बंद करना, ठीक है। और दोबारा उस पर एम्फेसाइज करते हुए दोबारा कहता है कट इट आउट, यानी कि इसे बंद कर डालें, जोर देने के लिए किसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया जाता है। गेट अप इन द मॉर्निंग एट अ सेंसिबल आवर। The time to get up is when you have to, not before. If your office opens at 11, get up at 10:30. Take your chance on ozone. There isn't any such thing anyway. Or if there is, you can buy a thermos bottle full of for 5 cents and put it on a shelf in your cupboard. तो यहाँ पे बेटे कबर्ड का मतलब अलमारी। तो अभी इन लाइंस का मतलब क्या है, ऑथर के कहने का क्या मकसद है कि फिर सारी बकवास बंद कर दें, बंद कर डालें ये सारी बकवास जो आपने पहले सुना, एक्सरसाइज करना और वो सारा, ये खाना है ये नहीं खाना, ये सारी चीज़ें उसको बकवास करार दे दिया और कहा कि इसको बंद कर दें, ठीक है। सुबह जो है ना सेंसिबल आवर्स, यानी अक्लमंदों की जो तरीके का, यानी बंदों वाला जो तरीका है उसके ऊपर अपने वक्त पर उठें, ठीक है। और उठने का वक्त सिर्फ वही होता है कि जब आपको कोई भी काम करना है उससे थोड़ी देर पहले उठें, ठीक है। मतलब उससे बहुत पहले उठने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल देते हैं जैसे कि ऑथर यहाँ पे कि अगर आपके दफ्तर खुलने का टाइम 11 बजे का है, ठीक है, तो आप 10:30 बजे उठें आराम से, ठीक है। और ये नहीं कि सुबह सवेरे उठ गए हैं आप 3-4 बजे और ओजोन ले रहे हैं, और ओजोन भी बस इत्तफाकन ही ले लें। और वैसे इस तरह की कोई चीज़ होती तो नहीं है, और अगर होती भी है तो आप मार्केट से एक थर्मोस बोतल 5 सेंट की ख़रीद सकते हैं, उसे अलमारी के खाने में बस चुप करके रख दें। मतलब ये अज़राए मज़ाक यहाँ पर ये कहा गया है। फिर नेक्स्ट आगे क्या उन्होंने एग्जांपल दिए, इफ़ योर वर्क बिगिंस एट 7 in the morning, get up at 10 minutes too, but don't be liar enough to say that you like it. It is not exhilarating and you know it. तो कहते हैं कि अगर आपका जो दफ्तर है वो 7 बजे सुबह के टाइम पे शुरू होता है तो 10 मिनट पहले उठें, और ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना झूठे ना बने कि आप ये कहें कि नहीं मुझे जल्दी उठना पसंद है, ठीक है। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये कोई अच्छी बात या खुशकुन बात या सेहत अफ़ज़ा बात जो है ये नहीं है और आपको ये मालूम है। तो यहाँ पे बेटे मीनिंग देख लीजिए, यहाँ पे एक्सलरेटिंग इसका मीनिंग है खुशकुन, सेहत अफ़ज़ा, एक्साइटिंग, यानी इसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है कि आप ये कहें ओह नो मुझे तो सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है, तो ये एक झूठ होगा अगर आप ऐसे कहेंगे तो। जी, तो मज़ीद आगे बढ़ते हुए जो राइटर है वो हमें मज़ीद आगे मशवरे दे रहे हैं। ऑल्सो ड्रॉप ऑल दैट cold bath nonsense. You never did it when you were a boy. Don't be a fool now. If you must take a bath, you don't really need to take it warm. The pleasure of getting out of a cold bed and creeping into a hot bath beats a cold plunge to death. In any case, stop gassing about your tub and your shower as if you were the only man who ever washed. So much for that point. तो यहाँ बेटे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पहले वो एम्फेसाइज़ किस पे कर रहा है, पहले उसने एम्फेसाइज़ किया था टाइम पे, ठीक है, कि टाइम से बहुत ज़्यादा अर्ली उठने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी ज़्यादा ओजोन या इतनी सांस सुबह सवेरे उठ के आपको सांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अर्ली आप उठें, दैट्स इनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे किस पे फोकस कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने कोल्ड बाथ जो है ना वो लेना ख़त्म कर दें, ये टोटली नॉनसेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्रीपिंग मीन रेंगना, ठीक है। गैसिंग मीन फजूल बोलना, यानी ऐसे ही बोलते रहना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। और प्लंज जो है वो कल भी बता दिया था, उसका मतलब क्या था, आपके पास छलांग वगैरह लगाना, गोता लगाना।
अब यहाँ बात करते वो क्या कहते हैं, और हाँ ठंडे पानी से गुस्ल करने की जो बकवास है उसको भी तुम सारी छोड़ दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब तुम छोटे लड़के होते थे तो क्या तुम ऐसी हरकतें करते थे? नहीं करते थे ना, ठीक है। और इसलिए अभी भी तुम्हें बेवकूफ़ मत बनो, अभी भी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी अ फूल नाउ, अभी भी बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कि अगर नहाना ही है, वैसे तो आपको नहाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ठीक है, ये ब्रैकेट में उसने मेंशन किया है। अगर नहाना ही है तो गर्म पानी से नहाएं, ठीक है। ठंडे पानी से नहा कर मरने से तो बेहतर है कि गर्म पानी से खुशी खुशी आप बिस्तर से निकलें और गर्म पानी के टब में जाके आराम से सुकून से नहाएं, ठीक है। और बहरहाल अब इतनी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं है टब और शावर के बारे में, कि बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि आप वाहिद ही बंदे हैं कि सिर्फ जो नहाते हैं, ठीक है, जो कभी नहाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट लाइन में इस बात ही ख़त्म कर दी। सो मच फॉर दैट पॉइंट, कि अभी इस नुक्ते पे यानी नहाने वाले पे इतनी बात काफ़ी है, मज़ीद इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट टेक द क्वेश्चन ऑफ जर्म्स एंड बेसिलाई। अब अगला जो मशवरा दे रहे हैं वो जर्म्स और बेसिलाई के बारे में दे रहे हैं कि डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैम, उनसे आपको खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल, और बस यही इतनी ही बात काफ़ी है। अगर आपने ये बात, दैट्स द होल थिंग, ये तकरीबन मुकम्मल यही बात है। अगर आपने ये एक दफ़ा कर ली, इफ़ यू वंस गेट ऑन दैट यू नेवर नीड टू वरी अगेन, आपको फिर कभी जो है नाराज़ होने परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे मीनिंग नोट कर लीजिए। तो मीनिंग बेटे यहाँ पे देख लीजिए, एक है आपके पास स्केर्ड का मीनिंग दैट इज़ डरना, खौफज़दा होना, और दूसरा है आपके पास वरी, इसका मतलब है परेशान होना। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने एक बात कह दी है कि आपके पास अगर आप जर्म्स और बेसिलाई से डरते रहेंगे तो फिर तो ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली, ठीक है। तो आप एक दफ़ा बस सोच लें, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आपको पूरी ज़िंदगी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। If you see a bacilli, walk right up to it and look it in the eye. If one flies into your room, strike at it with your hat or with a towel. Hit it as hard as you can between the neck and the thorax. It will soon get sick of that. But as a matter of fact, a bacilli is perfectly quiet and harmless if you are not afraid of it. Speak to it, call out to it to lie down. It will understand. I had a bacilli once called Fido that would come and lie at my feet while I was walking. I never knew a more affectionate companion. And when it was run over by an automobile, I buried it in the garden with genuine sorrow. I admit this is an exaggeration. I don't really remember its name. It may have been Robert. जी, तो इन दो पैसेजेस के अंदर जो है ऑथर वो थोड़ी सा एक मुबालगे से काम लेगा, एग्जैजरेशन, एक स्टोरी सुनाएगा आपको, ठीक है। जस्ट ये चीज़ वाजे करने के लिए कि जरासीमों से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। लाइटर नोट के अंदर मज़ाक के पहलू के साथ वो इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। एक फिक्शनल स्टोरी टाइप बना के अपने से, जैसे हम अक्सर बच्चों को कहते हैं ओहो इससे तो नहीं डरना चाहिए, कि तो देखो कितना क्यूट है, ये इतना अच्छा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वे के अंदर राइटर कन्वे कर रहा है कि जर्म्स और इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, और कह भी रहा है कि आगे कमरे के अंदर अभी वो जाके बताएगा क्या क्या देखें तो क्या करें। इससे पहले मैं आपको मीनिंग्स बता दूँ इन तमाम पैसेजेस के, दोनों पैसेजेस के, तो नोट डाउन कर लीजिए बेटे। सबसे पहले हिट मीन ज़रब लगाना, ठीक है। और थोरेक्स मीन चेस्ट या सीना। गेट सिक ऑफ दैट, उकता जाना। नेक्स्ट आप देख लीजिए मैटर ऑफ फैक्ट, दैट इज़ हकीकत। क्वाइट, खामोश, ठीक है। हार्मलेस, बेज़रर, जो नुकसान न दे। और अफेक्शनेट का मतलब होता है बच्चे शफीक, मोहब्बत करने वाला, ठीक है। और कंपेनियन मीन साथी, दोस्त। ऑटोमोबाइल, गाड़ी। एंड बरिड का मतलब है दफन करना। और जेन्युइन सोरो, असली गम। एग्जैजरेशन, मुबालगा, आराई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है राइटर, अगर कोई जरासीम आपको नज़र आ जाए तो सीधे आप इसके पास चले जाएं और इसकी आंखों में आंखें डाल के आप बात करें, ठीक है। और कोई अगर जरासीम जो है आपके कमरे में आ जाए तो अपना हैट या तौलिया लेके आप इसको उससे दूर करें, भगाएं, ठीक है। और इसकी गर्दन और छाती के ऊपर वाला जो हिस्सा है या उसके दरमियान वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ज़ोर से इसको ज़रब लगाएं, हिट करें इसको, और जल्दी वो आपकी इन बातों से अकता जाएगा, बोर हो जाएगा और फ़ौरन से वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, बल्कि अब आगे स्टोरी सुनाता है जो कि एक एग्जैजरेशन है, मुबालगा आराई कर रहा है यहाँ पे राइटर, और बता रहा है हकीकत तो ये है कि जो जरासीम वगैरह होते हैं इनसे आप बिल्कुल ना डरें, ये तो वैसे भी खामोश तबाह होते हैं, चुपचाप बेचारे बैठे रहते हैं और आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाते। आप इनसे गपशप लगाया करें, आप इनसे बात करें और इसे कहें तो ये आपके पास, यानी कि फ़ौरन जैसे डॉग के साथ हम करते हैं ना कि सिट डाउन, स्टैंड अप, जो भी हम कहें तो हमारी बात समझते हैं अक्सर हमारे पेट, तो आप इसे कहें तो ये लेट जाएगा और ये समझ जाएगा, अंडरस्टैंड, इसको पेट बना लें आप, ठीक है। और आगे से बता भी रहा है राइटर कि मेरे पास भी किसी ज़माने में एक जरासीम था, ठीक है, जिसका नाम फ़ीडो था। अब इसने एक ख़याली दुनिया बना ली अपनी, ठीक है, राइटर ने यहाँ पे बता रहा है कि फ़ीडो नामी एक जरासीम मेरे पास हुआ करता था। जब मैं काम कर रहा होता था मेरे पाँव में आके लेट जाया करता था, और इससे ज़्यादा प्यार करने वाला साथी मैंने नहीं देखा। बिल्कुल जैसे डॉग्स एंड कैट्स होते हैं हमारे पास, तो हमसे प्यार कर रहे होते हैं जब हमको खाना चाहिए, या वैसे ही हमारे पाँव में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो आके लेट जाते हैं। तो सेम लाइक दैट बता रहा है कि मेरे पास एक फ़ीडो नामी जरासीम था, वो बिल्कुल ऐसे ही करता था। और एक दफ़ा क्या हुआ कि वो किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया और मेरे दिल बहुत उदास हो गया, और मैंने असली गम के साथ, यानी सही में मुझे फीलिंग आई गमगीन, और मैंने इसको बागीचे में जो है दफन कर दिया। अब आगे ब्रैकेट में वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये मैं मानता हूँ, आई एडमिट, ये मैं मानता हूँ कि ये एग्जैजरेशन है, एक मुबालगा आ रही है। अच्छा, अब एडमिट करने के बाद सीरियस नहीं हुआ राइटर यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको अज़राह मज़ाक क्या कह रहा है कि हाँ मुझे लगता है कि इसका नाम मैं भूल गया हूँ, शायद फ़ीडो नहीं, शायद इसका नाम रॉबर्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको अब समझ आ रही है ना कि अब प्रोज़ के अंदर जो हम ह्यूमर पढ़ रहे हैं तो किस लेवल का ह्यूमर है। और आप बेटे जो भी कुछ चीज़ पढ़ा करें तो कोशिश किया करें उसमें डूब के उसको इन्जॉय किया करें, ठीक है। अभी चैप्टर्स के पढ़ाने का बेसिकली मेरा मकसद भी यही है कि आप उसको अच्छे तरीके से उसके लेवल पे जाके समझें, देखें, पढ़ें, ठीक है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और उसको पूरा एंजॉय करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल साइड पे रख दें, ठीक है, और उसको एंजॉय करने के बाद और उसके अंदर देखें कि किस तरीके से बात की जाती है, ठीक है। प्रोज़ पढ़ाने का बेसिक मकसद ही है ना कि आपको पता हो उसलूब का कि कैसे बात की जाती है, कैसे लिखा जाता है। एक दफ़ा जब ये चीज़ आपके माइंड में आ गई और बार बार पढ़ने से और डूब के चैप्टर के अंदर पढ़ने से, डिटेल के साथ पढ़ने से ये चीज़ आपके अंदर बैठ जाएगी, तो आपके अंदर एक तो एनर्जी आ जाएगी इसको मज़ीद अच्छा करने की। आंसर को अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मेरा पहला फोकस ये है कि आपको डिटेल के साथ एंजॉय करना बताऊं कि कैसे हम प्रोज़ को पढ़ते हैं और कैसे उसको एंजॉय करते हैं, और कैसे आपके अंदर यही प्रोज़ का जो पढ़ने का और एंजॉय करने का गैर महसूस तरीके से आपके अंदर ऐसे सलाहियत कर जाएगा कि आप के अंदर एक तो वोकैबलरी भी आपकी वसी हो जाएगी, दूसरा आपके लिखने के अंदाज में बेहतरी आएगी, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि दूसरों के पीस ऑफ राइटिंग्स को आप पढ़ें, गौर से देखें, और वो गैर महसूस तरीके से चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जब क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे तो एक तो वो स्टोरी आपने जो इतने इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ा होगा वो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में घूम जाएगी, आपको उसको क्रैम करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है आपके जहन में बैठ चुका होगा और आपको लिटरेचर बोर नहीं करेगा, आपको बल्कि इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आपके जहन में फ़ौरन हाउ टू लिव टू बी 200 की सारी बात, अच्छा जी राइटर ने पहले ये कहा था, तरतीब से आपके जहन में एक पूरा स्केच बन जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में जब वो स्केच बन गया तो अब लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए सिर्फ जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ आपने बीएससी लेवल के ऊपर सीखनी है कि आप कैसे अपनी इनर फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को कन्वे कर सकें, ना कि की बुक से या मेरी बताई हुई बातों से या अपने टीचर्स की बताई हुई बातों को एज इट इज़ आप पकड़ के रट्टा मार लें। आप गाइडलाइन ज़रूर लीजिए, ठीक है। आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ें, डिफरेंट आइडियाज़ लें, लेकिन जो है चीज़ जो जनरेट होनी चाहिए, आंसर जो जनरेट होना चाहिए वो आपके अपने अंदर से होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक थॉरो मुताला और डीप स्टडी जो है और उसको एंजॉय करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। चलें जी, अब ये तो बड़े मज़े की एक बात उसने बता दी थी जरासीम के बारे में। अब चलते हैं आगे, आगे क्या बात कर रहा है राइटर। Understand that it is only a fad of modern medicine to say that cholera and typhoid and diphtheria are caused by bacilli and germs. Nonsense. Cholera is caused by a frightful pain in the stomach, and diphtheria is caused by trying to cure a sore throat. जी, तो यहाँ पे बेटे राइटर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो आप कुछ मीनिंग देख लीजिए, अंडरस्टैंड, फैड, और यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन। अंडरस्टैंड समझना, फैड मीन जुनून, और मॉडर्न मेडिसिन जदीद तिब। तो यहाँ क्या कह रहा है, आप ये बात भी समझ लें कि ये कहना जो है ना जदीद तिब का जो है ना एक जहनी जुनून है कि यही गलत ख़ाम ख्याली है उसकी, कि जो कॉलरा है, हैज़ा, टाइफाइड है और जो डिफ्थेरिया है, ये तमाम जो है ना बेसिलाई और जर्म्स की वजह से कॉज होते हैं।
एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ठीक है, अब राइटर ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये कहना जो है ना बिल्कुल ही क्या है बकवास है ये बात। ठीक है, बल्कि कि जदीद तिब का फैशन या जुनून ही है कि जो ये कहती रहती है फ़लाँ बीमारी फ़लाँ जरासीम की वजह से, फ़लाँ बीमारी फ़लाँ जरासीम की वजह से। अब आगे बता रहे हैं कि हकीकतन फिर ये बीमारियाँ होती कैसे हैं। तो बता रहे हैं कि जो कॉलरा है वो फ्राइटफुल पेन की वजह से होता है मैदे में। फ्राइटफुल पेन का क्या मतलब हुआ, खौफनाक दर्द मैदे में। ठीक है, उस वजह से होता है कॉलरा, हैज़ा। और डिफ्थेरिया जो है वो आपके पास इस वजह से होता है कि जब आप ठीक करते हैं या आपका गला जो ख़राब गला होता है वो ठीक हो रहा होता है या उसका इलाज हो रहा होता है तो फिर उसके नतीजे में डिफ्थेरिया हो जाता है। ठीक है, नाउ टेक द क्वेश्चन ऑफ फूड। अब बात आती है जी खुराक पे, जो जैसे वहाँ पे भी डिस्कस किया था ना कि वो ये चीज़ें नहीं खा रहा है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नहीं है, इसमें फलां चीज़ है, एल्ब्यूमिन है वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे राइटर कुछ बातें जो है ना इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि कह रहा है ईट what you want, eat lots of it, yes, eat too much of it। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि आप जो चाहें खाएं। ठीक है, जो कुछ खाना चाहते हैं आप खाएं, एंड ईट लॉट ऑफ इट, बेतहाशा खाएं। ठीक है, और हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा खाएं, बहुत सारा खाएं। उसने डिक्लेयर कर दी है तीनों बातें। ठीक है, और खाने के बाद आप इस तरह करें कि ऐसे खाएं कि आप गिरते पड़ते उस सोफे का सहारा लेते हुए भी यानी खाएं, यानी इतना ज़्यादा भी खा लें आप। समटाइम होता है ना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो आपसे सही तरीके से चला भी नहीं जाता। तो यहाँ पे यही कह रहा है ऑथर कि आप स्टैगर करें और अक्रॉस, ईट टिल यू कैन जस्ट स्टैगर अक्रॉस द रूम विद इट एंड प्रॉप इट अप अगेंस्ट अ सोफा कुशन। कि आप इसको मैदे में लेके इतना गिरते पड़ते ही खाते रहें और सहारा लेके सोफे की गद्दियों का चलते रहें। ठीक है, स्टैगर गिरते पड़ते चलना। ठीक है, और प्रॉप मीन सहारा लेना। ईट एवरीथिंग दैट यू लाइक अंटिल यू कांट ईट एनी मोर। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास कि आप हर अपनी पसंदीदा चीज़ जो खाना चाहते हैं वो खाएं, यहाँ तक कि मज़ीद खाने की गुंजाइश ना रहे। द ओनली टेस्ट इज़ कैन यू पे फॉर इट। ठीक है, सिर्फ आपकी एक आजमाइश यही है कि आप क्या इसका बिल अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ यू कांट पे फॉर इट, अगर आप इसका बिल अदा नहीं कर सकते दैन डोंट ईट, फिर आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लिसन, और हाँ सुने, डोंट वरी एज टू वेदर योर फूड कंटेन्स स्टार्च, एल्ब्यूमिन और ग्लूटन और नाइट्रोजन सक्रा सक्रा। और आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपकी खुराक में ग़िज़ा में स्टार्च मौजूद है। स्टार्च का कल भी बताया था नशास्ता होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन वगैरह। ठीक है, और आपके पास ग्लूटन जो है ना आपके पास जितने भी ये बेटे होते हैं ना अनाज वगैरह, उनके अंदर जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं वो आपके पास होते हैं। अक्सर लोग ग्लूटन टॉलरेंट होते हैं, इंटॉलरेंट होते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और नाइट्रोजन मतलब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ओह मेरी डाइट में ये है, मेरी डाइट में ये नहीं है, फलां है या नहीं है। ठीक है, तो राइटर हमें यहाँ पे कह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे क्या कह रहा है कि इफ़ यू आर डैम फूल इनफ, और आप इतने अगर बेवकूफ़ हैं, पागल हैं टू वांट दीज थिंग्स कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तो देन, और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो फिर आप क्या करें, आप इनको ख़रीदें और खा लें। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो, जैसे कि आप धोबी घाट जहाँ पे लॉन्ड्री की जाती है, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे कपड़ों को कलर वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टार्च से लगती है मोस्टली, तो आप वहाँ से स्टार्च का एक बैग ख़रीदें। ठीक है, और आप उसको पूरा बैग खा लें। ठीक है, और उसके बाद क्या करें कि आप मज़ीद चाहते हैं कि आपको एक अच्छी ड्रिंक मिले, तो आप एक ग्लू जो गम वगैरह होती है, ठीक है, ग्लू, वो आप ले लें, वो पी लें। और इसके अलावा आपको चम्मच भर के जो है ना पोर्टलैंड सीमेंट की, जो घरों में सीमेंट वगैरह इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, वो सीमेंट भी खाएं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, आप बड़े मजबूत हो जाएंगे और ये आपको अच्छी ठोस बुनियाद फराहम करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे अम्मियाँ या हम लोग की टीचर्स वगैरह हम लोग को डांटते हैं। ठीक है, कि हाँ आपको तो ये करना चाहिए, तंजिया वे में कह रहे हैं, हाँ आपको बहुत मजबूती चाहिए तो आप सीमेंट खा लें, आप ये कर लें चीज़ें। ठीक है, तो आप गोंद खा लें, गोंद पी लें, तो आप बहुत इंटरनली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सटायर इस बात में नज़र आ रही है। नेक्स्ट, इफ़ यू लाइक नाइट्रोजन गो एंड गेट अ ड्रगिस्ट to give you a can full of it at the soda counter and let you sip it with a straw. Only don't think that you can mix all these things up with your food. There isn't any nitrogen or phosphorus or albumin in ordinary things to eat. In any decent household, all that sort of stuff is washed out in the kitchen sink before the food is put on the table.
ये तो कुछ मुश्किल मीनिंग्स। स्पूनफुल जैसे ग्लूटन हो गया और ड्रगिस्ट हो गया, हाउस होल्ड हो गया। स्पूनफुल का मतलब है चमचा भर के, ठीक है। और ग्लूटन यानी जोड़ेंगे, ये ग्लू जब आप लेंगे तो आपको जोड़ेगी और आपको सीमेंट जो है वो अच्छा गुड सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो है, अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, तो आप ड्रगिस्ट के पास जाएँ, जो दवाइयाँ देने वाला, जैसे यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वो आपको क्या देगा, ठीक है, आपको सोडे के काउंटर पर से एक डब्बा दे देगा और आप उसमें स्ट्रॉ यानी नलकी या पाइप डाल के फिर आप उसको आराम से चुस्कियाँ ले लेके आप सिप करके पिएँ, ठीक है। और ये ना समझें कि आप ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इनको अपनी ग़िज़ा में मिला सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नाइट्रोजन और फास्फोरस नामी ऐसी कोई चीज़ या एल्बुमिन नहीं होती जो कि आपको खानों में मिले, ठीक है। ये बिल्कुल भी आम खाने पीने की चीज़ों में नहीं होती। और बल्कि कोई अच्छा जो घराना है, हाउस होल्ड काम काज वगैरह, जहाँ अच्छा घरेलू काम काज होता है, यानी अच्छे घराने जो हैं, वहाँ पे ये तमाम फजूल जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो आपको बहुत पसंद है, नाइट्रोजन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें वहाँ पे धो के किचन के बावर्ची खाने में सिंक में धो के फेंक दी जाती हैं, इससे पहले कि खाने को टेबल पर रखा जाए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सिटायर नज़र आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। यानी आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस आप क्यों हो रहे हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा आपको शौक है ना चीज़ें खाने का, तो आप जाएँ ड्रग स्टोर से ले लें, सीमेंट खा लें, ये कर लें, वो कर लें। कहने का मकसद ये है कि आपकी फूड में अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए एज अ बायोलॉजिस्ट या इस तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट, तो हमें पता है कि हमारे फूड में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वन वे और द अदर हमें ये मिलती जा रही हैं। लेकिन असल यहाँ पे राइटर की बात करने का मकसद क्या है, वो तंज क्यों कर रहा है? अब यहाँ पे रियलिटी नहीं है इस बात में कि हाँ जी नाइट्रोजन फास्फोरस आपके फूड में नहीं है, हमें पता है फूड में है भाई, यहाँ पे तंजिया वे में कहा जा रहा है कि वो फूड में नहीं है, ठीक है। आपको अगर शौक है लदा लेके खा लें। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपको अपने खाने के बारे में ऑब्सेशन शो नहीं करनी चाहिए। डोंट बी ऑब्सेस्ड अबाउट दैट। किसी भी चीज़ के बारे में जब इंसान को जुनून हो जाता है तो फिर वो इंसान साइको हो जाता है और वो नॉर्मल सी चीज़ हट जाती है। तो राइटर बेसिकली यहीं पे कह रहा है कि नॉर्मल आपको सुकून से अपनी परफेक्टली आराम से ज़िंदगी जीनी चाहिए, ना कि आपको टेंशन और परेशानी और उस चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लेना चाहिए। और टेंशन और परेशानी से क्या होगा, उल्टा आपका ही नुकसान होगा और वक्त से पहले ही आप अगला जहान सुधार जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आगे क्या बताया जा रहा है, एंड जस्ट वन वर्ड अबाउट द फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज। अब लास्ट में जी वो फ्रेश एयर एक्सरसाइज के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। डोंट बॉदर विद आइदर ऑफ देम, यानी इन दोनों के बारे में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परेशान का मतलब है, बॉदर का मतलब परेशान होना, ठीक है। एंड देन अच्छा फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, गेट योर रूम फुल ऑफ गुड एयर। आपको अच्छी लगती है गुड एयर, ठीक है, आप अच्छी हवा को अपने कमरे में बंद कर लें। एंड देन शट अप द विंडोज़ एंड कीप इट, और उसकी खिड़कियाँ दरवाजे अपने कमरे की बंद कर दें, वो हमेशा वहीं रहेंगी, सालों तक वहीं रहेंगी। इट विल कीप फॉर ईयर्स, ठीक है। एनी वे डोंट कीप यूजिंग योर लंग्स ऑल द टाइम, और हर वक्त अपने फेफड़ों को बेचारों को इस्तेमाल ना करते रहें, ठीक है। उनको रेस्ट भी करने दें, लेट देम रेस्ट। एज फॉर एक्सरसाइज, और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, इफ़ यू हैव टू टेक इट, अगर आप करना चाहते हैं देन टेक इट एंड पुट अप विद इट, और उसके साथ फिर गुजारा करें आप, ठीक है जी। और लेकिन अगर आपको बट एज लॉन्ग एज यू हैव द प्राइस ऑफ अ हैक एंड कैन हायर अदर पीपल to play baseball for you and run races and do gymnastics when you sit in the shade and smoke and watch them, great heavens, what more do you want? यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, आप यानी कह रहे हैं कि अगर आपके पास किराए का घोड़ा मौजूद है तो आप दूसरों को किराए पे लेके अपने लिए काम करवा लें ना, उनसे दौड़े लगवा लें आप, ठीक है, बेसबॉल खिलवा लें उनसे और जिम्नास्टिक्स वगैरह वर्जिशें वगैरह करवा लें आप उनसे, और आप बस एक कोने में आराम से साए के नीचे बैठें और अपना सिगरेट निकालें और आप स्मोकिंग करना शुरू कर दें और इन्जॉय करें उनको ऐसे वर्जिशें करते हुए। जब आप दूसरों को ऐसे करते हुए देख के इन्जॉय कर सकते हैं तो खुद ज़रूर करके आप लोग अपनी परेशानी अपनी मोल लेनी है, ठीक है। तो आप देखें और ओ खुदाया आपको फिर और क्या चाहिए, यानी हेमंस ये तो जन्नत है दुनिया में बैठे बिठाए, तो आपको इसके अलावा और क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं और, ठीक है। यानी कि सिंपल यहाँ पे भी सिटायर आपको हर पैराग्राफ में जो है सिटायर नज़र आएगी। पहले रिडिक्यूल किया गया है शुरू में, जिगन्स और उस जैसे जो दूसरे लोग हैं उनकी हरकतों को जो है ना टॉन्टिंग वे में, रिडिकुलस वे के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद फिर आप देखें लास्ट पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो तंजिया वे के अंदर सारी बातें बताई गई हैं कि आप भाई ऐसे ना करें, उसमें मुबालगा आराई से भी काम लिया गया है। और ये सारी बातों से हमें क्या मकसद हमारे जहन में आता है कि आपके पास बात करने का ढब जो है कि आप
आपकी बात कन्वे भी हो जाए लाइटर मोड के अंदर। और एक और चीज़ हमने शुरू में डिस्कस की थी कि स्टेफन लीकॉक की जो राइटिंग्स हैं वो बेधड़क होती हैं, उसमें लिहाज नहीं किया जाता, वो खुलेआम सारी बातें कर देता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिगिंस के बारे में उसने कोई बात की तो उसने सैंडलॉक एक्सरसाइजेस उसको डॉग जैसा एक जॉब मिल सकती है, मतलब उसने क्लियर कट साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया है। ठीक है, तो ये एक बात करने का उसलूब है। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग है, इसको राइटर इन्जॉय भी करता है, ज़ेरे लब मुस्कुराता भी है इंसान। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके पास प्रोज के अंदर बहुत मैटर करती हैं। तो बेटे आप लोगों ने तमाम चीज़ें नोट डाउन करनी है बहुत अच्छे से, जो डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर सोल्यूशन भी दिए गए हैं, क्योंकि फिर इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया और आपको समरी पता होनी चाहिए किसी भी चैप्टर की। जब आपको मेन थीम, सेंट्रल आइडिया, समरी पता चल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके माइंड में वो सेट हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ें की हैं। ठीक है, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी माइंड के अंदर जो आपका सेंट्रल आइडिया है उसको लेके, और चैप्टर के अंदर जो वाक़यात और चीज़ें बयान की गई हैं वो चूँकि आपने बहुत समझ के पढ़ा होता है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपके माइंड में सेव होती हैं। तो और आपकी जो अपनी माशाल्लाह से स्किल्स हैं और वोकैबुलरी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप बहुत अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट 5th चैप्टर कंप्लीट करा लूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मेरी कोशिश ज़रूर होगी कि मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर लूँ, और थोड़ा सा पहले 5 जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं और किस किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह के अवाद में रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।